हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में, राइट। और ये मैं आज एनसीईआरटी से एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, ये आकाश का मॉड्यूल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्स एंड AIPMT। तो आज हम देखेंगे आकाश ने क्या इसमें स्पेशल बताया है, ठीक है। तो मैं इसको आज आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, एक एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल हमने थोड़ा सा बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ ही लिया था अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो डीएनए को रीड करके डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम्स और डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। ये हमको पता चल गया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। उसके लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट देख लिया था, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले हाईलाइट कर देता हूँ मैं, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स और डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। क्लियर है। अब इसको लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा है, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन लिविंग सेल्स रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एंजाइम्स। मतलब ये है कि ये एक लिविंग सेल के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि द मेन एंजाइम जो होता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये कल एनसीईआरटी में लिखा था, हमने पढ़ा भी था। डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डीएनए को रीड करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज डीएनए को ही पॉलीमराइज करता है। तो दिस इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, it is highly efficient with the ability to polymerize some 2000 base pair per second। मतलब क्या है, इसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को पॉलीमराइज कर सकता है। ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी कितनी है, पर सेकंड वो कितने बेस पेयर को पॉलीमराइज कर सकता है। और यहाँ पे सेकंड ना देके आपको मिनट दे सकते हैं कि इतने मिनट में कितने करेगा। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन पता है, दिस वन, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब समझते हैं, नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज़। मतलब कहना चाहता है कि ये पॉलीमरेज केवल पॉलीमराइजेशन ही नहीं करता, इसके अलावा ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब क्या है कि हाई डिग्री की एक्यूरेसी के साथ ये डीएनए को रेप्लिकेट करता है। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई बेस पेयरिंग में मिसमैच हो जाती है, तब ये उसको रिपेयर भी करता है। समझ आ रही है बात। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस। सेम एनसीईआरटी की लाइन इन्होंने दी है। ये कहते हैं कि जो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए रेप्लिकेशन में और उसको डीएनए पॉलीमरेज रिपेयर ना कर पाए, उस मिस्टेक को सॉल्व ना कर पाए, तो ये क्या होगा, उसकी वजह से म्यूटेशंस क्रिएट होंगे, ठीक है। म्यूटेशंस हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई कंसिक्वेंस दिखेगा, ठीक है। द होल जीनोम ऑफ ई कोलाई हैविंग इतने बेस पेयर, ठीक है, 4.6:10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं ई कोलाई के पूरे जीनोम में, लेकिन वो रेप्लिकेट हो जाता है विद इन 38 मिनट। आप समझिए 38 मिनट में पूरा का पूरा उसका जो जीनोम है उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्विकली रेप्लिकेट कर देता है। रेप्लिकेट के साथ साथ डीएनए को प्रूफ रीड भी करता है, उसको रिपेयर भी करता है अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो, राइट। अब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। आज हम यही स्टेप्स को पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से देखना। पहला स्टेप है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस वन इज़ फर्स्ट स्टेप। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कल बताया था, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ कंसेंसस। ऐसा नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि ये डीएनए है बैक्टीरिया का। एज यू नो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, दे हैविंग सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो ये कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसको डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो दिस वन इज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, सपोज करो वो लोकेशन ये है,
ठीक है। तो यहाँ से ही डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा और इस पोर्शन को हम बोलेंगे ऑरिसी। ऑरिसी समझते हो, या फिर इसको हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, ओरिजिन ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस मतलब जहाँ से डीएनए मेल्ट होना स्टार्ट होगा, जहाँ से डीएनए वाइंड अप ओपन होना स्टार्ट होगा, जहाँ से डीएनए सेपरेट होना स्टार्ट होगा, ये वो पोर्शन है। और यहाँ से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एक बात मैं आपको बता दूँ डीप नॉलेज के लिए, कि जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके पास जो क्रोमोसोम है उनके अंदर केवल एक ही ऑरिसी होता है, क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम है वो छोटा होता है, इनका जीनोम छोटा होता है, इसलिए इनके पास एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर एक ही ओरिजिन ऑफ कंसेंसस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए वो बहुत बड़ा होता है, एज यू नो 2.2 मीटर की उसकी लेंथ होती है और 10⁹ बेस पेयर होते हैं उसके अंदर। तो उस कंडीशन में यूकैरियोटिक डीएनए के पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, मल्टीपल। तो यहाँ पे केवल एक ही जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है यूकैरियोटिक डीएनए में। सपोज करो दिस वन इज़ यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। अभी इतना ही बनाते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, अब अगर एक ही जगह से स्टार्ट होगा तो उसको रेप्लिकेट होने में बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस पोर्शन पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस पोर्शन पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस पोर्शन पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। इससे क्या होगा, ये कम टाइम में पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, अदरवाइज़ तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि डीएनए जो है, जो जीनोम है यूकैरियोटिक सेल का बहुत बड़ा होता है। समझ में आ गई बात। तो इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या बताया। रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए विच इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। It is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedures, requires a vector। NCERT की as it is लाइन इन्होंने दी है। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो आकाश वाले हैं या जो एलन वाले हैं, इनके जो नोट्स हैं, इनके जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, उसमें NCERT पूरी ही आपको ऐसी मिलेगी एज इट इज़। कुछ एक्स्ट्रा लाइंस वो ऐड कर देते हैं, बाकी तो NCERT भी इसमें होती है, ठीक है। तो अगर आप NCERT के लाइन बाय लाइन सही से पढ़ते हो और फिर आकाश के मॉड्यूल्स या एलन के मॉड्यूल्स पढ़ते हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नीट एग्जाम और जस्ट यू वांट टू डू MBBS, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप NCERT को लाइन बाय लाइन कवर करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेक्टर है वो प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो वेक्टर की जो बात है वो हम बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है कि जो रिक्वायरमेंट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, वो क्या है, दैट द पीस ऑफ डीएनए। जब वो नीड होता है, उसको प्रोपेगेट किया जाता है ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, तब हमें एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई एक उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ताकि वो रेप्लिकेट तो कर पाए। वेक्टर्स जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसकी अलग अलग मल्टीपल कॉपियाँ तो बने, समझ रहे हो। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो बैक्टीरिया होते हैं, और स्पेशली सारे बैक्टीरिया ऑल आर प्रोकैरियोट्स, उनके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसको हम ओरिसी बोलते हैं। ओरिसी मतलब ओरिजिन ऑफ कंसेंसस। देखो यहाँ पे इन्होंने ओरिसी की फुल फॉर्म नहीं बताई है, बट इसको याद रखना, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ कंसेंसस। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स हैव सेवरल थाउजेंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन दूसरी जगह पे बता रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसके अंदर थाउजेंड्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। वो राज की बात ये है, अगर आप किसी से पूछोगे भाई जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ कंसेंसस है, इसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि यहाँ से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, व्हाट्स स्पेशल इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इसमें स्पेशल ये है, ये बहुत ही राज की बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता होगा डीएनए के अंदर 4 टाइप्स के बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, G, C और T। आपको पता है हमेशा एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है? थाइमिन के साथ। ग्वानोसिन किसके साथ करता है? साइटोसिन के साथ, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ पे है? ट्रिपल बॉन्ड G और C के बीच में है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? A और T के बीच में है। अब आप मेरे को बताओ, अगर हमें किसी चीज़ को ब्रेक करना है, अब हमें डीएनए को सेपरेट करना है, तो हमको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी? किसको तोड़ने में होगी? डबल बॉन्ड को तोड़ने में होगी या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में होगी? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसको ब्रेक करने में हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हमको एनर्जी कैसी चाहिए? कम चाहिए। और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। समझ गए आप?
तो इसका मतलब है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर रीजन से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे मोस्ट अबंडेंट पता है क्या होता है, 80 रिच रीजन होता है। ये 80 रिच रीजन होता है जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये राज की बात है, आपको बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ए और टी के बीच में, और इसको तोड़ना आसान होता है। इसलिए यहाँ से जब हम डीएनए को मेल्ट करते हैं तो वहाँ से इजीली ओपन अप हो जाता है, और फिर पूरा डीएनए को हम ओपन अप कर सकते हैं अलग अलग एंजाइम के थ्रू। तो याद रखना कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द पर्टिकुलर रीजन दैट्स ऑल्सो स्पेशल रीजन विच कंटेन ओनली ए एंड टी रिच सीक्वेंस। समझ में आ गई बात अब? ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड पॉइंट समझते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ सेकंड पॉइंट को। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, उसको एक्टिवेट कैसे करना होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे तो न्यूक्लियस होता नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियोइड होता है, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड भी नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, और उसी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जो 4 टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप्स के, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। क्लियर है? अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस वन, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। तो यहाँ पे क्या है, नेमली डीएएमपी, डीजीएमपी, टीसीएमपी और सीएमपी एक्टिवेटेड होते हैं। अब ये यहाँ पे एएमपी का मतलब क्या है, यहाँ पे टीपी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब है मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या इसको हम बोलेंगे थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो मोनोफॉस्फेट्स हैं इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, क्योंकि जितने भी ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो केवल मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो किस में होते हैं, सारे के सारे अबंडेंट या तो बैक्टीरिया के अंदर होंगे उसके साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स के अंदर होंगे उसके न्यूक्लियस में। वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, आर एक्टिवेटेड बाय फॉस्फेट एनर्जी एंड एंजाइम फॉस्फोराइलेज, इसके थ्रू वो एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि डीएनए के अंदर जो होगा वो कैसे बनेगा, वो मोनोफॉस्फेट ही होगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो इनको पहले एक्टिवेट किया जाता है, इनके अंदर फॉस्फेट को और ऐड किया जाता है, इनको मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा होगा कि जो मोनोफॉस्फेट स्टेज होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्राईफॉस्फेट स्टेट में। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट जो होते हैं वो डुअल पर्पस की तरह वर्क करते हैं। पहला पर्पस होता है कि ये सबस्ट्रेट होते हैं, किसके लिए सबस्ट्रेट होते हैं, दीज आर द सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंड दे सर्व एज एनर्जी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो इनकॉर्पोरेट ये ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में नहीं होते हैं डीएनए के अंदर, ये होते हैं मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में है, और इनसे जो फॉस्फेट निकलता है, ठीक है, वो फॉस्फेट यूटिलाइज होता है एनर्जी के लिए। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बिकॉज the 2 terminal phosphates in a deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphates same as in case of ATP। तो ये हाई एनर्जी के फॉस्फेट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे ATP है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जब ये ब्रेक होती है तो ये क्या बनाती है, एक तो बनाती है ADP और एक बनाती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जो यूटिलाइज होता है, जिसको यूटिलाइज करते हैं हर एक एक्सपेंसिव प्रोसेस में। जैसे अगर हम बात करें डाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो डाइजेशन में जब डाइजेशन होता है तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ये ATP हेल्पफुल होती है, राइट। अब हम बात करते हैं अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स की। तो थर्ड वन है अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अब क्या होना है, अब जो डीएनए का डबल हेलिकल फॉर्म है वो अनवाइंड होना है, ओपन होना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा मोनोफॉस्फेट है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फॉस्फेट जो होंगे वो इसके साथ क्या बनाएंगे, सबके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, एक फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, फॉस्फोराइलेज होता है एंजाइम, ठीक है, जो क्या करता है, फॉस्फोराइलेज इन सब के साथ फॉस्फेट को ऐड कर देता है। क्लियर? अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिकल पेरेंटल मॉलिक्यूल इज ब्राउट अबाउट बाय एंजाइम हेलिकेज। और इसकी जो अनवाइंडिंग होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, हेलिकेज, क्योंकि हेलिकल है तो हेलिकल के लिए क्या आ गया, हेलिकेज आ गया, जो इसकी ट्विस्ट को ओपन अप करेगा। जैसे आपने एक रोप ली, उसको ट्विस्ट कर दिया, अब आप उसको ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ हेलिकेज, ठीक है, जो कैसा होता है, विच इज़ ATP डिपेंडेंट होता है। ATP होगी तभी वो वर्क करेगा, उसको एनर्जी चाहिए, वही उसको खाना चाहिए, उसका खाना क्या है, उसका खाना ATP है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट वन,
DNA unwinding of DNA molecule into two strands results in the formation of Y-shaped structure called replication fork. These exposed single strands are stabilized with the help of single strand binding proteins. Due to unwinding, a supercoiling gets developed on the end of DNA अपोजिट टू रेप्लिकेशन फोर्क. अब इसको समझिए. अब मत कहता है कि जो अनवाइंडिंग होती है डीएनए की, किस में होती है अनवाइंडिंग? टू स्ट्रैंड में. यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड था, अनवाइंडिंग हो रही थी इसकी, तो अनवाइंडिंग हो गई, दो अलग अलग स्ट्रैंड हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक स्ट्रैंड ये वाला हो गया, एक स्ट्रैंड ये वाला हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो अनवाइंडिंग हो गई रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. तो वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है. जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है ना दिस वन, तो अगर इसको देखोगे उल्टा करके तो वाई है ये, राइट. अब ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर रेप्लिकेशन फोर्क है ये. दिस वन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क. अब यहाँ पे बोलते हैं कि दीज एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. ये क्यों ज़रूरी होता है? अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक उससे समझाता हूँ एग्जांपल से. सपोज़ करिए हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. मैं उसको ओपन अप कर देता हूँ डीएनए को. ठीक है. तो ये वो रीज़न है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था. यहाँ पे डीएनए ओपन हो गया, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगा. अब आपको पता है कि यहाँ से जब ये अनवाइंड हुआ है तो जो एसएसबी होती है वो क्या करती है? एसएसबी इस पॉइंट पे आती है और इनको बाइंड कर देती है. बाइंड क्यों करती है? ताकि ये वापस से वाइंड ना हो जाए. समझ रहे हो भाई? जब ये अनवाइंड हुए हैं, जैसे आपने एक रोप ली, उसको अनट्विस्ट कर दिया, अब वापस से वो रोप ट्विस्ट ना हो जाए, लेकिन वो तो होगी नहीं जब तक हम खुद से नहीं करेंगे. बट ये नेचुरल है, क्योंकि जो डीएनए होते हैं इसके अंदर पेयरिंग होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ही. ठीक है. तो वापस से बॉन्डिंग ना बनाए, वापस से पेयरिंग ना हो, उसके लिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आती है जो इनको सेपरेट रखती है. ठीक है. जिससे वापस से कॉइल ना हो जाए. समझ गए बात? तो ये फंक्शन होता है इसका. अब दूसरा समझते हैं. ड्यू टू अनवाइंडिंग अ सुपर कॉइलिंग गेट्स डेवलप. जैसे जैसे डीएनए अनवाइंड होता है तो एक जगह पे सुपर कॉइल डेवलप हो जाता है. सुपर कॉइल समझते हो? अब मैं आपको समझाता हूँ वो भी. जैसे ये आपको रीजन दिख रही है. अब हमारे पास एक रोप होती है. ठीक है. तो एक पर्सन दूसरी तरफ खड़ा है. जैसे यहाँ पे एक पर्सन है ये. ठीक है. एक पर्सन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? दिस वन इज रोप. जो कैसी रोप है? ट्विस्टेड रोप है. कैसी रोप है? ट्विस्टेड. अब यहाँ से ये क्या कर रहा है? ये पर्सन ये यहाँ से इसको रोप को ओपन कर रहा है. ठीक है. जब ये यहाँ से ओपन कर रहा है तो जैसे यहाँ से ये खींचेगा, यहाँ पे इसने इसको पकड़े हुआ है, तो क्या होगा? तो इस लास्ट वाले पोर्शन पे सुपर कॉइल हो जाएगी. भाई जब आप किसी रस्सी को अपनी तरफ से खींचोगे, यहाँ से इसको ओपन करोगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे क्या होगा? सुपर कॉइल होगा ना, ऐठन हो जाएगी एक तरह से. ठीक है. और हम उसको बोल सकते हैं एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. तो स्ट्रेस क्या है? वो सुपर कॉइलिंग है जो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई. ठीक है. जो एक टेंशन क्रिएट कर रही है उसके अंदर, तो उसी को बोला गया है. जब अनवाइंडिंग होती है डीएनए की तो वो क्या करते हैं? डीएनए जैसे अनवाइंड होता है तो सुपर कॉइल डेवलप हो जाती है. जैसे यहाँ पे देखोगे तो जब ये ओपन होता जाएगा तो एक तरफ ज़्यादा सुपर कॉइल हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि एक तरफ से हम उसको ओपन कर रहे हैं. ठीक है. ऑन द एंड ऑफ द डीएनए अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फोर्क, उसके अपोजिट मतलब इधर की तरफ. दिस टेंशन इज रिलीज बाई एंजाइम टोपोआइसोमरेज. वो जो टेंशन होता है वो रिलीज होता है, क्योंकि अगर ये टेंशन रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर इस यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने इसको टाइट कर दिया, बहुत टाइट कॉइलिंग हो गई, अब इसको अगर रिलीज़ नहीं किया गया तो ये टूट सकता है. तो डीएनए का मॉलिक्यूल टूट सकता है. तो उसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम होता है दिस वन. दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंजाइम जो क्या करता है? डीएनए, इसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको? टोपोआइसोमरेज. टोपा पहना है ना इसमें, शायद इसलिए इसको टोपो बोला गया. तो ये क्या है? डीएनए टोपोआइसोमरेज है. और टोपोआइसोमरेज क्या करता है? सुपर कॉइलिंग को रिलीव करता है. जो टेंशन क्रिएट होता है स्ट्रैंड में उसको रिलीव करता है. ठीक है. और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गाइलेज होता है जो टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी को शो करता है.
यूकैरियोट्स के अंदर बोलते हैं उसको टोपो आइसोमरेज, और प्रोकैरियोट्स के अंदर बोलते हैं डीएनए गाइरेज। समझ में आ गई बात आपको। अब नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ से, लास्ट ये नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड का, इसको समझते हैं। ठीक है, अ न्यू स्ट्रैंड इज नाउ टू बी सिंथेसाइज्ड अपोजिट टू द पेरेंटल स्ट्रैंड। मतलब कहता है कि एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है पेरेंटल स्ट्रैंड्स के अपोजिट। इसका मतलब समझते हो, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है दिस वन, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड आपको दिख रहा है ये वर्क करेगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये नया वाला बनना है इधर की तरफ, ऐसे दिख रहा है आपको जो नया वाला बनना है, इसको बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड और डॉटर डीएनए। तो यहाँ से हम इसको कवर करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है जो ट्रू रेप्लिकेज होता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 तीन तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन डीएनए पॉलीमरेज होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, इन कोलाई के अंदर विच इज़ इनकैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग डीएनए सिंथेसिस, इट इज़ अनेबल टू डिपॉजिट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन अ डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये कहना चाहता है ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है ट्रू रेप्लिकेज है ई कोलाई में, लेकिन ये इनकैपेबल होता है डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए। मतलब मैंने कल आपको क्या बताया था, डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही इंटेलिजेंट एंजाइम है। वो क्या कहता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड। मतलब अभी ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो कहता है भाई डीएनए जो है वो अनवाइंड हो, वो खुला हुआ होना चाहिए। मतलब ये खुला हुआ हो गया। फिर क्या कहता है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरी उसकी डिमांड क्या है कि जहाँ से मैं रेप्लिकेट करना स्टार्ट करूँ, मतलब सपोज़ करो यहाँ से उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट करना है इस पॉइंट से, तो वो कहता है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ वो थोड़ा सा पॉइंट डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है दिस वन, तो यहाँ से अगर वो डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा जो इनिशिएटरी पार्ट है, मतलब जहाँ से बिगनिंग होगी वो पोर्शन थोड़ा सा कैसा हो, डबल स्टैंडर्ड। मतलब यहाँ पे इस तरह से हो, ये डबल स्टैंडर्ड बना दिया। तो अगर ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड है तभी वो क्या करेगा, आगे इसको सिंथेसाइज करेगा। अब यहाँ पे सपोज करो ये आ गया, अब यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज खुश हो गया, हैप्पी है। अब ये क्या कहता है, अब तुम छोड़ दो, अब मैं बाकी सिंथेसाइज कर दूंगा। तो ये अब बाकी का सिंथेसिस करता है। तो इतना जो पोर्शन है इसको कौन बनाता है, प्राइमर्स। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पे। Another enzyme known as primase synthesize a short primer strand of RNA। वो RNA के शॉर्ट प्राइमर स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। जो प्राइमर स्ट्रैंड होता है वो क्या करता है, स्टेपिंग स्टोन होता है किसके लिए, एररलेस रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। समझ गए, मतलब क्या करता है वो, यहाँ से थोड़ा सा उसने इनिशिएट कर दिया प्राइमेज ने, तो एक एंजाइम आ गया प्राइमेज। तो दिस वन इज सपोज करो कि ये हो गया प्राइमेज। इस प्राइमेज ने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रैंड को आरएनए से इसको क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर दी। अब यहाँ से जो रेप्लिकेशन होगा वो कौन करेगा, वो करेगा अपना ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीडीटीपी। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्या लिखा है इसमें। वंस द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज कंप्लीटेड, जैसे ही डीएनए का जो इनिशिएशन है सिंथेसिस का वो कंप्लीट होता है, उस प्राइमर आरएनए स्ट्रैंड को रिमूव कर दिया जाता है। तो एक दूसरा एंजाइम होता है जो इस आरएनए स्ट्रैंड को रिमूव करता है, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब न्यू स्ट्रैंड का एलोंगेशन होना है, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि 8:30 बज गए हैं, मुझे इसको अपलोड भी करना है। ठीक है, फटाफट कवर करते हैं। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करता है। वो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कैसे समझ में आएगी, इस स्ट्रक्चर को देखो। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, एक तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसकी 2 पोलैरिटी हैं। कौन कौन सी पोलैरिटी हैं, एक तो पोलैरिटी आपको ये दिख रही है। ठीक है, एक तो ये पोलैरिटी है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 3 प्राइम, एक ये पोलैरिटी है 5 प्राइम दिख रहा है। तो जब डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो वो जो इनिशिएट करेगा, पॉलीमराइज करेगा, उसके पास जो एक्टिविटी है 5 to 3 की है। मतलब कि वो यहाँ से रीड करेगा 3 को, तो वो 5 to 3 उसको पॉलीमराइज करेगा। सेम यहाँ से रीड करेगा तो 5 to 3 पॉलीमराइज करेगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा कर देगा। तो जो एक्टिविटी है उसकी क्या है, पॉलीमराइज करने की 5 to 3। और 5 to 3 कब हो सकती है, जब वो रीड करे 3 to
5। समझ में आ गया, क्योंकि 3 to 5 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या होगा, 5 to 3 होगा, बिकॉज 3 पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 5 पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। समझ में आ गया ये पोर्शन आपको। तो यही बताना चाहता है कि जो पॉलीमराइजेशन होती है वन डायरेक्शन होती है, दैट इज़ 5 to 3। ठीक है, और वो क्या कहता है, दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस, और ये एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है कहाँ पे, रेप्लिकेशन फोर्क पे। कंसिक्वेंटली द रेप्लिकेशन इज कॉन्टीन्यूअस होता है, एक जगह पे कॉन्टीन्यूअस हो रहा है, कौन सी जगह पे, दिस वन। ठीक है, ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस आपको दिख रहा है ये वाला, तो उसको क्या बोला गया है, कॉन्टीन्यूअस। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फोर्क, कंसिक्वेंटली द रेप्लिकेशन इज कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस है वो वन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, केवल एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जिसकी पोलैरिटी है 3 to 5। इट इज़ नाउ नोन एज लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड बना, दिस इज कॉल्ड लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। कौन सा वाला, लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। लीडिंग क्यों बोला, बिकॉज ये कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड बोला। और दूसरा वाले के देखते हैं, द रेप्लिकेशन इज डिसकॉन्टीन्यूअस, और दूसरी तरह पे वो डिसकॉन्टीन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यानी कि जो आपको शॉर्ट शॉर्ट फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस नहीं है ना, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्योंकि ये साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, जिन्होंने पहली बार इसको देखा था, उसके नाम पे पड़ा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द अदर टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 to 3। क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, 5 to 3 है। ये दिस वन दिख रही है आपको, 5 to 3 है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस होती है, बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट करता है। क्योंकि ये कैसे पॉलीमराइज कर सकता है, केवल और केवल 5 to 3 पॉलीमराइज करता है, इसलिए वो यहाँ से स्टार्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन से, और इसी वजह से ये डिसकॉन्टीन्यूअस होती है। और इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, या इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लैग होता है ना बीच में, लैगिंग स्ट्रैंड, कॉन्टीन्यूअस नहीं हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं। जो कॉन्टीन्यूअस है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड लैगिंग डॉटर स्ट्रैंड। द डिसकॉन्टीन्यूअसली सिंथेसाइज्ड लीग फ्रैगमेंट्स, बाद में उनको ज्वाइन कर दिया जाता है डीएनए लाइगेज की हेल्प से। मतलब आपको ये दिख रहे हैं डिसकॉन्टीन्यूअस हैं, तो बाद में क्या हो जाएंगे, बाद में ये ज्वाइन हो जाएंगे। किसकी हेल्प से ज्वाइन होंगे, डीएनए लाइगेज। एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज करता ही क्या है, ये केवल लाइगेट करता है। ये क्या इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बैंडेड बोलते हैं इसको, या मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, क्योंकि ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको जोड़ देता है, चिपका देता है। समझ में आ गई बात। अब और देखते हैं, अब क्या लिखा है यहाँ पे, इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज। यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज में होता है, क्योंकि एस फेज कौन सा होता है, क्लास 11 में पढ़ के आए हो, सेल डिवीजन में सिंथेसाइज फेज है सेल साइकिल का। ठीक है, और जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का और जो सेल डिवीजन होता है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड, दोनों ही हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। जब एस फेज से जीवन में जंप करता है तब वहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे पूरी तरह से डीएनए अच्छे से सिंथेसाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, तब आगे जाके उसको वो जंप करने देता है। अब फेलियर इन सेल डिवीज़न आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी। एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो उससे क्या हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। मतलब जैसे ये सेल डिवीज़न होना था, अब यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है, ये अपोजिट पोल पे जाने थे। ठीक है, 23 सपोज करो, तो अब ये सेग्रीगेट नहीं हो पाया, एक ही पोल पे चले गए। स्पर्म की बात कर रहे हैं, अगर गैमीट्स बन रहे हैं और डिवीज़न हो रहा है इनके बीच में, तो एक में 46 चले गए। अब ये वाला स्पर्म अगर 23 ओवा के साथ वो करेगा फ्यूज़न, तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। बट ये ऐसा ह्यूमंस के केस में होता नहीं है, उसमें एनीप्लॉइडी होती है, 1 या 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन ये प्लांट्स में ज़्यादा मिलती हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, प्लांट्स के केस में ज़्यादा होती है। जैसे प्लांट्स में अगर डिप्लॉइड है तो वो ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं, इस तरह से। बट एनिमल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी नहीं मिलती है। अब नॉलेज क्लाउड है ये आकाश वालों का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट किस लिए बताया गया है, वो डीएनए पॉलीमरेज को डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, डीएनए पॉलीमरेजेस 3 टाइप्स के होते हैं। पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑल हैव एक्सोन्यूक्लियस एज वेल एज पॉलीमरेज एक्टिविटी, और यही पॉलीमरेजेस 3 टाइप्स के यूकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। तो पॉलीमरेज 1 जो होता है उसको कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं, बिकॉज ये कॉर्नबर्ग ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके हर एक एंजाइम के पास 2 एक्टिविटी होती हैं, एक होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक होती है पॉलीमरेज। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो उसको रिमूव कर सकते हैं वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को। पॉलीमरेज का मतलब होता है वो उनको पॉलीमराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसके पास 5 to 3 प्राइम की क्या होती है, आरएनए प्राइमर को हटाने की
वो होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़। अब ये कैसे समझोगे आप, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो एक स्ट्रैंड पे क्या बनना था, आरएनए प्राइमेज आ रहा था, यहाँ पे प्राइमेज था ना, तो ये क्या बनना था, 5 to 3 बनना था। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके इसको हटा देता है, ठीक है, उसको वापस से वो डीएनए के साथ ही अटैच करवा देता है। क्योंकि आरएनए नहीं चाहिए हमको, डीएनए चाहिए, तो वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, ठीक है। और जो थाइमीन डाइमर्स बन जाते हैं यूवी रेस से, उनको वो हटाता है, ठीक है। किस उसमें हटाता है वो, 3 to 5 में। जैसे यूवी रेज में आपने देखा होगा थाइमीन की डाइमराइजेशन हो जाता है, जिससे स्किन कैंसर होता है, उसको बोलते हैं हम जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ये एक डिजीज़ होती है स्किन कैंसर की। जब हम ज़्यादा यूवी लाइट से एक्सपोज होते हैं तो हमारी स्किन के सेल्स में जो डीएनए होता है वो डाइमराइज बना लेते हैं, जो थाइमीन रेसिड्यूज होते हैं, और उस कंडीशन में डीएनए रिपेयर होता है, ठीक है, डीएनए को रिपेयर किया जाता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 ही होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंजाइम है। अगर ये ऐसा काम नहीं करता तो सबको कैंसर बहुत जल्दी होता रहता है, स्किन कैंसर, ठीक है, यूवी लाइट की वजह से। तो इसकी जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है वो होती है 5 प्राइम को 3 प्राइम। लेकिन इसमें क्या करता है, ये 1 मिनट में केवल 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, बहुत ही स्लो होता है ये पॉलीमरेज के केस में। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, ये 3 to 5 जो होता है, 3 प्राइम to 5 प्राइम क्या करता है, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब अगर कोई डीएनए का मॉलिक्यूल 3 से 5 की तरफ है तो वहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड्स को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। समझ में आ गई, तो उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लिक मटेरियल को कट कर दे। एक्सो मतलब बाहर की तरफ से। समझ में आ गई। 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं एक्सो, एक होते हैं एंडो। दोनों में मैं फ़र्क भी अभी हाथ के हाथ बता देता हूँ आपको। सपोज़ करिए डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे ट्रिपल स्टैंडर्ड भी होता है, लेकिन अभी आपकी सिलेबस में वो नहीं है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो एक तो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं जो बाहर से, इधर की तरफ से पॉइंट से वो रिमूव करते रहते हैं बाहर की तरफ से। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो अंदर की तरफ से कट करते हैं, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे रखा गया इनको एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। तो इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, वो कितनी है, 5 to 3 करता है पॉलीमराइज। लेकिन ये उससे भी स्लो है, 1 से भी स्लो है। ये केवल 1 मिनट में 50 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। फिर आता है फाइनल एंजाइम और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का, जो पॉलीमराइज करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है 1 वाला, बिकॉज अगर वो आरएनए प्राइम को रिमूव ना करे, थाइमीन डाइमर्स को रिमूव ना करे, तो कैंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 to 5 प्राइम की बात करते हैं। 3 to 5 प्राइम में क्या होता है कि ये इस 3 to 5 में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, मतलब वहाँ से उसको कट कर सकता है। और 5 to 3 हमने पढ़ लिया, पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसकी पॉलीमराइजेशन रेट सबसे ज़्यादा होती है, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को ऐड करता है। और ये कितने करता था, केवल 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है इनका। इन यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज आर ऑफ 5 टाइप्स के होते हैं उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज, जिनको बोला गया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। पॉइंट नंबर 3, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड इज़ फास्ट। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमको इनकी डिटेल स्टडी नहीं करनी है। जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तब आप इनके बारे में पढ़ोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है जितना हमको दिख रहा है, ठीक है। बट आपके सिलेबस में ये इजी वे में, तो हमको इतना ही समझना है। कॉन्टिन्यूस जो स्ट्रैंड होता है फास्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्राइमर, वाइल द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड जो होती है, जो डिस्कंटिन्यूस स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है वो स्लो होती है, और उसके अंदर बहुत सारे प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब नंबर 4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लैक से लिखा गया है। मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम जो होता है एंड पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज 1 होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो पॉलीमरेज 1 है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंजाइम। 3 हो गया फॉर द स्पेशल पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के लिए, 1 हो गया फॉर द रिमूवल के लिए, प्राइमर के रिमूवल के लिए, ठीक है, और प्रूफ रीडिंग के लिए। तो समझ में आ गई आपको ये वाली बात। तो यहाँ पे ये डीएनए का रेप्लिकेशन हमारा फिनिश हो जाता है। ये कुछ इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आप देख लो, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके देख लेना और मेरे को आंसर करके बताना इन क्वेश्चंस के। ये आपको दिख रहे होंगे दोनों क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। दिस वन, अरे सॉल्यूशन भी दे रखा है इन्होंने, तो क्या फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चन का। चलिए ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको फिल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया। अब कल बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। आई होप अब आपको डीएनए रेप्लिकेशन A to Z समझ आ गया होगा, आपके दिमाग में घुस गया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आकाश के मॉड्यूल से मैंने बनाई है ये स्पेशल, उसको फ़ोटो क्लिक किया था फिर ऐड किया था, टाइम लगता है हर चीज़ में, ठीक है। तो इसको प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, बताएं, कुछ सजेस्ट करें, कुछ आपको अगर कोई चीज़ सजेस्ट करनी है, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था वीडियो में तो वो बताएं। और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें कॉन्टीन्यूसली। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।